AS10 में जब हम परचेज़ करते हैं किसी प्लांट को या इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम परचेज़ प्राइस प्लस करते हैं, उसमें टैक्सेस प्लस होते हैं। इसका एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, कैश डिस्काउंट इसमें इग्नोर होता है। अगर इसमें कैश डिस्काउंट गिवन हो तो उसे कुछ मत करना, उसे इग्नोर कर देना। ऐसा हमने AS2 में भी पढ़ा है, AS9 में भी हमने सेम चीज़ पढ़ी है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लेते हैं, कैश डिस्काउंट को हम नहीं लेते हैं। उसके बाद इसमें जो कॉस्ट ऐड होती हैं, इसमें इनिशियल डिलीवरी की हैंडलिंग कॉस्ट ऐड होती है, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऐड होती है, कंसल्टेंसी फीस ऐड होती है, एडवाइस लियो और एक्विजिशन पे कोई एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग फीस ऐड होती है, एस्टिमेटेड साइट रिस्टोरेशन, रीमॉडलिंग, डीकमीशनिंग, ये सारी फीसेस ऐड होती हैं। असेंबलिंग कॉस्ट, अगर असेंबलिंग की है मशीन की तो वो कॉस्ट ऐड होती है, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये सब इसमें ऐड होती है। अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता कॉस्ट में और सीधा P&L में चार्ज होता है, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर कोई इंटरेस्ट है जो चार्ज किया है सप्लायर को, जो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, क्वालिफाइंग एसेट AS16, ये AS16 का टॉपिक है, इंटरेस्ट। और जब भी तुम परचेज़ करते हो किसी मशीन को, ऑब्वियसली वो क्वालिफाइंग एसेट तो होती ही नहीं है कभी, ठीक है। तो इंटरेस्ट वाला ये पार्ट तो कभी आएगा ही नहीं, कभी मतलब ऐड ही नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ऑपरेटिंग लॉस है कोई बिफोर प्रोडक्शन, वो भी ऐड नहीं होगा। कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है उसे भी ऐड नहीं करेंगे। अगर कोई सेटअप कॉस्ट है, रेंट रिमूवल कॉस्ट है, जो बिलोंग करता है रीलोकेशन के लिए, रीऑर्गेनाइजिंग के लिए या री इनॉग्रेशन के लिए, कि तुम ओल्ड से न्यू लोकेशन पे शिफ्ट करें, इसकी अगर कोई भी कॉस्ट आए तो वो पार्ट नहीं बनती। AS10 के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट नहीं बनती है। और अगर कोई कॉस्ट इनकर्ड हुई, उसकी वजह ये थी कि कंपनी या तो अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रही थी, या फिर ऑपरेट कर रही थी बट वो लेस कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही थी। दोनों बातों का मतलब सेम है बट अलग अलग लिखने का तरीका है। अगर कोई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आई है वो भी इसमें नहीं आएगी। अगर कोई कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी या स्टोरेज है वो भी नहीं आएगी। अब इसका एक क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है कि इनवॉइस प्राइस था, उसमें GST इंक्लूडेड है, तो हम पहले उसमें से GST माइनस करेंगे। GST माइनस करके जो अमाउंट आएगा हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहाँ पे मैंने बताया था ना ये टैक्सेस वाला, इसका भी और भी है, सिर्फ इकलौता नहीं है। ये टैक्सेस को प्लस करने वाला एक क्वेश्चन है, पर हम इसे फिर उसके बाद माइनस भी करेंगे। हम इस टैक्स को माइनस भी करेंगे क्योंकि हम ITC अवेल कर लेते हैं, ये टैक्स में ITC अवेल हो जाता है। तो उसके बाद बेसिकली टैक्स माइनस करते हैं, पहले प्लस करते हैं उसके बाद माइनस करते हैं, दो चीज़ें करते हैं। तो इसमें पहले हमने टैक्स इसमें भी पहले प्लस कर रखा है, फिर हम टैक्स को माइनस कर रहे हैं क्योंकि इस पर ITC है, इस पर ITC अवेलेबल है, एक्सक्लूडिंग GST, क्यों जिस पे ITC अवेलेबल हो। तो हम जब डेबिट निकालेंगे तो उस अमाउंट पे निकालेंगे जब जिसमें टैक्स नहीं होगा। इसका एक और क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन पूरा ऐसा है कि हमने एक मशीनरी परचेज़ की है, अब उसका अमाउंट है जो है वो 6,80,000 है, 6,80,000 है, और इसमें 40,000 का GST ऐड है। अभी माइनस नहीं करेंगे इसको, अभी इसमें हम उसे माइनस नहीं करेंगे, इस पर ये पढ़ते हैं ITC इस पर अवेलेबल है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या ऐड होता है। कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन, साइट प्रिपरेशन ऐड होएगी, टोटल लेबर चार्ज ऐड होंगे, वर्क डिस्पेंस ऑन इंस्टॉलेशन, अच्छा इसमें से इंस्टॉलेशन भी है, इस वाले में इंस्टॉलेशन भी ऐड होते हैं तो ऑब्वियसली वो ऐड ही होएगा। स्पेयर टूल्स कंज्यूम्ड ऐड होंगे, सैलरी ऑफ सुपरवाइज़र ये भी ऐड हो जाएगी क्योंकि 25% टोटल टाइम वर्क है। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड नहीं होता, बट क्योंकि टाइम स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन है 25% टाइम, मतलब 1/4, इसका 1/4 हो गया 6,000 क्या है 4,000 और 2,500, 6,500 इसका वो आ गया। टोटल टेक्निकल एक्सपेंस विच रिलेट्स टू, इनमें से 1/10 मतलब 3,400,
3400। टेस्ट रन एक्सपेंड प्रोडक्शन हो ये भी आएगा, कंसल्टेंसी चार्ज ये भी आएगा, डिप्रिसिएशन एसेट ऑन एसेट यूज फॉर इंस्टॉलेशन ये भी आएगा इंस्टॉलेशन के। ड्यू टू दिस डिले द रेडिफाई बट वाज यूज फ्रॉम डिले यूज़ किया, इन्होंने कोई एक्सपेंस हुआ क्योंकि वो फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंस था ना ये प्लस नहीं होगा, ये सीधा P&L में चार्ज होगा, क्योंकि ये इसमें है, ये था जो ये नहीं था कि तुमने कॉस्ट की पर उसे काम नहीं किया, तो ये सीधा चार्ज टू P&L होता है, इसलिए सीधा चार्ज टू P&L में आएगा। उसके बाद और क्या है, साइट प्रिपरेशन गिवन थी, हो गया, साइट प्रिपरेशन वाला हो गया। परचेज प्राइस 680, इसमें इन्होंने टैक्स लिया है तो हम भी अभी शुरू में लेंगे। फिर ये दोनों इसमें गिवन था कि इंस्टॉलेशन वाला भी है, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हैं, ये 5000 शायद इसमें हैं। एक सेकंड, इंस्टॉलेशन कितने थे, 56 था ना 21 के बाद, 56 में से तो बस इन्होंने इतना ही लिया है, इंस्टॉलेशन नहीं लिया, इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं आते, तो मैंने यहाँ इंस्टॉलेशन चार्ज कर, इसमें बेसिकली 200 मैंस ने काम किया है इंस्टॉलेशन के लिए, 500 मैंस का टोटल था, उसमें से सिर्फ 200 वालों ने काम किया इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए, तो मशीनरी के लिए एट्रीब्यूटेबल सिर्फ 200 तक का हुआ, ना कि 500 का। तो हम इसमें देख सकते हैं 200 का एट्रीब्यूटेबल हुआ, 200 वाले होंगे बस। स्पेयर पार्ट्स पूरे के पूरे हुए हैं, स्पेयर पार्ट्स इसलिए पूरे के पूरे स्पेयर पार्ट्स होंगे। सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें से जो सिर्फ मशीनरी के लिए एट्रीब्यूटेबल है उतना 6500 इतना ही होगा। ये 1/10 हो गया, ये सिर्फ 1/10 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये टेस्ट रन पूरे आएंगे, ये पूरा आएगा और ये पूरा आएगा। और जीएसटी जो है वो हमारा आईटीसी अवेलेबल है, आईटीसी अवेलेबल है, इसलिए वो उसे हम माइनस कर देंगे। वैल्यू टू बी कैपिटलाइज से इतनी होगी, वैल्यू टू बी कैपिटलाइज आउटसाइड ऑफ जीएसटी होती है, उसमें जीएसटी नहीं जुड़ता। उसके बाद अगर हम कोई एसेट को सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमने कोई एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है, तो हमने जितना रॉ मटेरियल लिया है, लेबर ओवरहेड दिया है, इंस्टॉलेशन के लिए जो जो हुआ है, और इंटरेस्ट, अब इस टाइम पे इंटरेस्ट क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, AS 16 अप्लाई हो जाएगा, इंटरेस्ट इसमें जुड़ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। हाँ, इसका पहले एक क्वेश्चन है ये कि पहले हमने रॉ मटेरियल लिया इतना, हमने पहले रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया, लेबर ओवरहेड हमने इतना यूज़ किया, इंस्टॉलेशन हमने इतना, ये सब गिवन है, ये सारा का सारा गिवन है। बात आती है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है। तो टाइम पीरियड है इतना, टाइम पीरियड देखो 8 महीने, 8 महीने अपॉन में 12, इंटरेस्ट रेट हमें गिवन है। अब हम जो अमाउंट लेंगे ना ये रॉ मटेरियल का लेंगे। अब हमने मान लो लोन लिया 6 लाख का, इस क्वेश्चन में वैसे तो 6 लाख का ही लोन है शायद, तो हमने 6 लाख का लोन लिया है। अब 6 लाख के लोन में से हमने मशीनरी के लिए यूज़ कितना किया है, 1,75,500 ना, 1,87,500, जो बचा हुआ पैसा है 112,500 का, सॉरी 112 क्या है, 4,125,500 वाला, ये जो भी पैसा है ये हमने किसी और जगह पे यूज़ किया है, तो ये इसका पार्ट तो बनेगा नहीं, ये कैपिटलाइज नहीं होने वाला, ये हमने अपने एसेट पे यूज़ किया है, और ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, परचेज के केस में नहीं होता, नहीं आते इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन के केस में इंटरेस्ट आएगा। तो उसके बाद हमारा इंटरेस्ट आ गया बेसिकली 12,500 इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो गया, हमारा आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन देखना है कि हमने लैंड एक्वायर की, ये हमने परचेज का क्वेश्चन है, परचेज में कर रहे हैं। तो इसमें हमने जब लैंड एक्वायर की उसमें हमने स्टैम्प ड्यूटी ऐड करी, स्टैम्प ड्यूटी इसी पे ही निकलती है, ये हमारा इसको इंटू करके ये अमाउंट आया, इस पर हमने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगाई, उसे हमने फिर प्लस कर दिया, तो उसमें हमने लीगल फ़ी एक्विजिशन की प्लस की, फिर आंसर आ गया। अब इसमें स्क्रैप वैल्यू, ये इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर से इसमें जीएसटी का कंपोनेंट फिर से ऐड कर दिया इन लोगों ने। इसमें जो स्क्रैप वैल्यू है उस स्क्रैप वैल्यू इतनी है, और स्क्रैप वैल्यू की जो रेसिडुअल वैल्यू है
वो जो है 12,50,000 उसमें जीएसटी इंक्लूड हो रखा है। अब इससे जीएसटी इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड करके ना, इस पार्ट में से जीएसटी एक्सक्लूड करके इसे हम पूरे को माइनस कर देंगे 37,85,000 से। तो इसका जीएसटी कुछ आया 60,000 इस केस में। इस केस में इसका जीएसटी आया 60,000। अब 60,000 को 12,00,000 60,000 से माइनस किया तो आ गया तुम्हारा आंसर 12,00,000। 12,00,000 को माइनस कर दिया, तुम्हारा आंसर फिर ये आ गया। कॉस्ट ऑफ लैंड इतनी, कॉस्ट ऑफ लैंड शुरू में इतनी थी। यहाँ पे हम ए पार्ट पे रुक गए। ए पार्ट के बाद हमने इसकी कैलकुलेशन करी है। ए पार्ट के बाद हमने इसकी कैलकुलेशन किया, इससे आंसर 12 आ गया। तो टोटल आंसर हमारा ये आ गया। अगर इसका फॉर्मूला देखना हो तो फॉर्मूला भी हम देख सकते हैं। फॉर्मूला है परचेज प्राइस किया, रजिस्ट्रेशन चार्ज की, लीगल की, कोई टाइटल इंश्योरेंस भी कराई है, कोई टाइटल या डीड इंश्योरेंस करवाई है, गारंटी, वो भी लेंगे। और ये डिमोलिशन एक्सपेंस होता है, वही इसकी स्क्रैप वैल्यू थी। स्क्रैप वैल्यू में जो रेसिडुअल वैल्यू थी उसमें जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूडेड था, उससे पहले हमने एक्सक्लूड किया। स्क्रैप वैल्यू से जीएसटी कंपोनेंट एक्सक्लूड किया, फिर उसे माइनस किया स्क्रैप वैल्यू में से, उसके बाद उसे प्लस किया परचेज प्राइस के अंदर। ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है कि 60,000 पर उसकी ज़मीन खरीदी पर स्क्वायर उसकी, कुछ तो लंबे चौड़ा अमाउंट आ गया, ध्यान रमकाना, ठीक है, वो देख लेना। डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग पे इतना खर्चा आया 1.10, ये इसकी डिमोलिशन का खर्चा आया। डिमोलिशन का खर्चा ऐड होता है, किसी को अगर कोई डाउट है। डिमोलिशन का खर्चा डिसमेंटलिंग फ़ीस में आता है। डिसमेंटलिंग फ़ीस में से डिमोलिशन कह सकते हैं। ये इनाग्रेशन नहीं है, रीऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रीलोकेशन नहीं है, इसमें डिमोलिशन की बात कर रहे हैं। तो डिमोलिशन का खर्चा ऐड होता ही होता है। बड़े से अमाउंट में इतना ऐड किया, उसके बाद बेसिकली जो हमें चेक करना है वो है कि 63,000 है, 63 लाख है। अब इसमें 5% इंटरेस्ट का कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट का कंपोनेंट है। अब पहले हमें इसका इंटरेस्ट का कंपोनेंट माइनस करना पड़ेगा। इसके इंटरेस्ट के कंपोनेंट जो भी आंसर आएगा, एक 6 आएगा, 6 लाख, मतलब 6 लाख वैसे आएगा, 30,000 इसका वो आएगा, 30,000 इसका अमाउंट आएगा कि 30,000 रुपये वो हो गए। इसमें शायद आएगा डबल रेट था, इसमें यहाँ 12,60,000 था ना, 12,60,000 था, इसमें यहाँ पे 6,30,000 है। सेम ही क्वेश्चन को बदल के वहाँ दे रखा है। रजिस्ट्रेशन का 7% लगेगा, वो लैंड वैल्यू पे लगेगा। लीगल फीस दी थी वो लगेगी, 1,20,000 ये था, ये लगेगा। तो अब ये जब आ गया ना हम पे 60 लाख, ये 60 है, 60 लाख है, ये 60 लाख, ये 63 लाख था ना, तो ये 60 लाख हुआ, ये 3 लाख हुआ, ना कि 3,000, ये भी 3 लाख हुआ। अब 1,10,000 हमारी डिमोलेशन वैल्यू थी, स्क्रैप वैल्यू बेसिकली। उसके बाद 63 हमारा सेल्वेज, इसका भी सेल्वेज अमाउंट निकल आया। तो हम इन दोनों का नेट निकालेंगे, नेट करेंगे। एक बार आंसर देख ही लेते हैं। ये लंबा सा अमाउंट आया, ये लंबा सा अमाउंट आया ऊपर। उसके बाद हमने स्टैम्प प्लस की, फिर लीगल, फिर वो, उसके बाद डिमोलिशन में हमने इधर इधर हमने पूरा किया, यहाँ पे से नेट किया ताकि इसका कंपोनेंट निकल जाए टैक्स वाला। 60 लाख आया, उसके बाद हमने इसे बेसिकली 50 लाख इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। वापस इस पे चलते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है रीप्लेसमेंट। हमने रीप्लेसमेंट करी है किसी अपने ओल्ड मशीनरी में, तो उसका हम पहले स्टार्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कैसे करते हैं, ये स्टार्ट पूरी इसमें करते हैं। ये इतना पार्ट इसका वो है, मतलब बना नहीं, छोड़ो, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। पहले हम लेते हैं WDV ऑफ एसेट, फिर हम निकालते हैं न्यू रिप्लेसमेंट पार्ट है उसकी कॉस्ट, एक गिवन होएगी, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, ये हमें गिवन होती है। और मेन ये कैलकुलेशन पूरी की पूरी मेन है। एक बार पढ़ के उसके बाद सॉल्व करता हूँ। WDV ऑफ ओल्ड रिप्लेसमेंट पार्ट की निकालनी है हमें, है ना। तो WDV निकालने के लिए पहले हम लेते हैं
या तो गिवन होएगी, पर अगर गिवन नहीं है तो हम न्यू रिप्लेस पार्ट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं 1 + डिस्काउंटिंग रेट से। 1 + एक्स का मतलब यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट है, हम उसे डिस्काउंटिंग रेट से डिवाइड करते हैं, मतलब प्लस करके जो n है, n नंबर ऑफ़ ईयर्स है कि जितने ईयर्स बाद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद ये इससे हमारी से वैल्यू निकलती है, इससे हमारी वैल्यू निकलती है ओल्ड रिप्लेसमेंट प्लांट की, और हमें निकालनी है डब्ल्यू डी वी निकालने के लिए फिर हमें डेप्रीसिएशन भी माइनस करनी पड़ती है। अब एक क्वेश्चन उससे समझते हैं ये चीज़, ये बुक का ही क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन 17। इसमें हमारे पास मशीन थी 1,000 लाख की, न्यू प्लांट हमने ख़रीदा, न्यू पार्ट हमने ख़रीदा 4,50,000 का 6 साल बाद। यहाँ पे 6 साल n हो गया, इसको हम मान लेते हैं n है, 6 साल बाद n हो गया। डिस्काउंटिंग रेट हो गया 8%, डेप हो गया SLM है तो बहुत अच्छा है, WDV है, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू लिखनी है, रिटर्न डाउन रेट पे हो ये ज़रूरी नहीं है, हम बेसिकली रिटर्न डाउन वैल्यू लेनी होती है। अब पहले वर्किंग नोट ही इससे स्टार्ट करते हैं, न्यू पार्ट की। उससे नया पार्ट था 450 लाख का, डिस्काउंटिंग रेट वो किया, ईयर हमने 6, उसके बाद ये आ गई वैल्यू। ये इंटू करना होता है, कैलकुलेटर पर करो ना इंटू, इसी को इंटू इक्वल्स टू करके आ जाता है कैलकुलेटर की ट्रिक से। 6 है तो हमें बेसिकली कैलकुलेटर पे जब तक 7 नहीं आता तब तक हमें करते रहना है। उसके बाद ये हमारी वैल्यू आई है, ये हमारे ओल्ड उसकी वैल्यू आई है। अब इसमें से हम डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे WDV निकालने के लिए, रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें से अब डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, सीधा सीधा है 6 साल, स्ट्रेट लाइन मेथड सीधा सीधा SLM रेट निकलेगा, और तुम्हारा ये डेप्रीसिएशन अमाउंट आ गया। फिर आ गया हमारी वैल्यू WDV ऑफ ओल्ड पार्ट की वैल्यू आ गई सीधी सीधी। तो इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन बेसिकली 1 लाख था, सीधी 10% SLM 600 लाख हो गया, 600 लाख आ गया, 400 लाख इसका वो आया, न्यू प्लांट की वैल्यू इतनी है, और WDV ऑफ ओल्ड प्लांट आ गया इतना, तो नेट कैरिंग अमाउंट इतना आ गया सीधा सीधा। उसके बाद एक और ऐसा सा क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं, एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर तुम रिपेयर कर रहे हो प्लांट एंड मशीनरी का, ये डेबिट होता है, ये कैपिटलाइज नहीं होता, ये कैपिटलाइज नहीं होता। हमने इसे AS1 में देखा है, AS1 में देखा है कि इसे कैपिटलाइज कर रहे हो तो ये एरर है, ये प्रायर पीरियड आइटम में आएगा, एरर है तो प्रायर पीरियड, ऑब्वियसली प्रायर पीरियड आइटम का पार्ट बनेगा। उसके बाद ये ऑब्वियसली डेबिट होता है प्लांट उसमें। अगर लूज टूल्स, ये इन्वेंट्री AS2 में हमने देखा था कि लूज टूल्स नाम की एक चीज़ होती है, इन्वेंट्री में होती है। अगर ये मोर देन 1 ईयर है तो ये AS10 में PPE में आ जाएंगे। अगर ये लेस देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर है तो AS10, लेस देन 1 ईयर है तो AS2। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन होता है। अब रिवैल्यूएशन ऑफ PPE, इस पे MCQ 2 हैं। अगर तो पहले इंक्रीज़ हो रहा है, सीधा इंक्रीज़ हो रहा है तो सीधा रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट ईयर में, और सब्सिक्वेंट डिक्रीज़ हो रहा है तो सीधा रिवैल्यूएशन रिजर्व से डिक्रीज़ होगा। अब असली वो है ये वाला कि पहले डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़, तो हमने उसे डेबिट कर दिया PNL में। फिर सब्सिक्वेंटली इंक्रीज़ हो गया, तो अब पहले PNL में डेबिट किया था हमने, यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन नहीं करते डेबिट, यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम पहले डेबिट कर रहे हैं PNL अकाउंट को। तो उसके बाद जब हम ये इंक्रीज़ होगा ना सब्सिक्वेंटली, तो हम सबसे पहले फिर क्रेडिट भी PNL को करेंगे। डेबिट मतलब कम कर दिया, और फिर क्रेडिट मतलब इंक्रीज़ कर दिया एसेट को, तो ये क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बाद अगर ज़्यादा ही बच रहा है तो उसके इतना ही जितना हमने डेबिट किया था ना, उतने तक का हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में उस बचा हुआ रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देंगे। इस पर क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। इनमें से कौन सी नॉट इंक्लूडेड होती है? ये इंक्लूड होता है इंस्टॉलेशन होता है, इनिशियल डिलीवरी होती है, जो रीलोकेटिंग होती है, रीलोकेटिंग और इनाग्रेशन वाली ये कभी पार्ट नहीं बनती PPE का, ठीक है। उसके बाद होल्डिंग है, इट शुड वैल्यू ऑन इन्वेस्टमेंट अंडर कॉस्ट मॉडल। इसको मैं हाँ, तो इसमें पहला वाला केस आ गया जो हमने पहले देखा,
कि पहले इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद सब्सिक्वेंट फिर से इंक्रीज़ हुआ। तो ये तो सीधा दोनों के दोनों रिवैल्यूएशन रिजर्व के हैं। पहले क्रेडिट, अच्छा नहीं, फिर डिक्रीज़ हुआ। पहले इंक्रीज फर्स्ट ईयर 1 में बढ़ा, ईयर 2 में घट गया। तो इसमें तो ये आ गया सीधा, क्रेडिट हुआ पहले फिर डेबिट हुआ, है ना। ये उसके बाद ये आया अब केस 2, पहले ये डिक्रीज़ हुआ तो पहले हमने इसे भेजा P&L में, ये गया होगा पहले P&L में, उसके बाद सब्सिक्वेंटली इंक्रीज़ हुआ तो जितना P&L में भेजा था 10,000, उसके बाद एक्स्ट्रा जो 5,000 था वो हम भेजेंगे रिवैल्यूएशन में। अब तो पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले में इसने डेबिट कर दिया, रिवैल्यूएशन में गलत हो गया। पहला इसने डेबिट कर दिया P&L में, ठीक है, सब्सिक्वेंट भी P&L में पूरा नहीं, ये भी गलत हो गया। थर्ड वाला ऑब्वियसली ये सही है पर इसको भी नहीं पढ़ूंगा। इनिशियल डाउनलोड पहले किया 10,000 क्रेडिट, भाई क्रेडिट कर रहा है, ये क्रेडिट कर रहा है P&L में, ठीक है, ये बढ़ा रहा है तो इसको ऐसे ही अपने आप ही गलत कर दो। अब इस सही आंसर ये है, पहले तुमने डेबिट किया P&L में 10,000, फिर सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन के टाइम 10,000 जो तुमने पहले प्रीवियस डेबिट किया था उसका रिवर्सल हो रहा है, रिवर्सल किया और उसके बाद जो 5,000 बचा हुआ था वो तुमने रिवैल्यूएशन में भेज दिया। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो कहाँ पे दिखाई देता है ना, वो दिखाई देता है रिटेन्ड अर्निंग में, शेड्यूल 3 में, ठीक है। नो चेंज इन, ये गलत है। रिड्यूस फ्रॉम एसेट वैल्यू नहीं, P&L में क्रेडिट नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे दिमाग वो ना करें, बस हो गया। अब परचेज ऑन द इनवॉइस वैल्यू, अच्छा ये हमने शुरू में देखा, ये हमने शुरू में देख चुके हैं कि 1,18,000 का वो था, 1,18,000 की वो थी। इसमें हमने 18,000 माइनस कर दिया, उसके बाद 10% 1,00,000 वैल्यू निकली, 1,00,000 वैल्यू निकली, उसके बाद हमने 10% पे निकाल दिया तो 10,000 हमारी डेप आ गई, 10,000 हमारी डेप आ गई थी। सबसे पहले हमने यही देखा है। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें पहले ही बता दिया नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, कॉस्ट ऑफ प्लांट इनवॉइस के हिसाब से 30 लाख है, ऐड होगा, ऐड होगा, ऐड होगा, कंसल्टेशन ऐड होगी, इंटरेस्ट ये ऐड नहीं होगा। परचेज कर रहा है भाई, परचेज में ऐड नहीं होता। इंस्टॉल या परचेज, इंस्टॉल हो रहा है या परचेज हो रहा है, उसमें ऐड नहीं होता। एस्टिमेशन डिसमेंटलिंग है वो, ये भी ऐड होगा। प्रेजेंट वैल्यू को नहीं लेंगे, सीधा 30,000 को ऐड करेंगे हम। उसके बाद हम ऑपरेटिंग लॉस, इसको ऐड नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग लॉस ऐड नहीं होगा। तो कंपनी आइडेंटिफाइड मोटर एज अ सेपरेट कंपोनेंट, इस पे बेसिकली हमने 30 लाख का प्लान था, उसमें 5 लाख और 25 लाख ये मोटर का है, ये प्लांट का है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। एस्टिमेट डिसमेंटलिंग, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू 30 पे ली है इसने, ये प्रेजेंट वैल्यू पे होता है, ये प्रेजेंट वैल्यू पे होगा 30 पे, मैंने गलत बोल दिया, ये 50 पे नहीं होगा, आफ्टर 30 प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इसकी, अच्छा ये फ्यूचर कॉस्ट है यार, 50,000 ने फ्यूचर कॉस्ट दे रखी है, 50 साल बाद उसकी, 10 साल बाद उसकी कॉस्ट 50,000 होगी, प्रेजेंट वैल्यू उसकी वो है, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। क्वेश्चन सही से पढ़ना चाहिए। हाँ, अब इसमें बेसिकली इसने सारी कॉस्ट को ऐड वैड कर दिया, फलाना ढमकाना, ये कॉस्ट आई। अब इसको हमने डिवाइड करना है इस रेशियो में, क्योंकि ये पूरे प्लांट की कॉस्ट है और इसमें से 5 लाख मोटर का है, मतलब 1/6 इसका, 1/6 हो गया, ये बिलोंग करता है मोटर में। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि मोटर जो है ना वो 6 साल की है, प्लांट मशीनरी 10 साल का है, ये 6 ये 10, ठीक है। अब हम न्यू पार्ट चेंज करने वाले हैं साल 4 के एंड में, वो वापस जो हमने पहले किया था वापस हम वही कर रहे हैं बेसिकली। पर इसमें हम पहले एसेट की WDV निकाल रहे हैं, एसेट की WDV 28, ये 28 हम यहाँ निकल गई, यहाँ से हमने वो डिवाइड किया ना 1.6 काटा मोटर का पार्ट, तो इसकी WDV निकल गई इतनी, और डेप्रिसिएशन निकल गया, डेप्रिसिएशन इसका निकल के आ गया इतना, तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, फिर हमारी वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू पे हमने उसे रीवैल्यू भी कर दिया है, इसी वैल्यू पे हमने उसे रीवैल्यू कर दिया है, 19 लाख का बना दिया, तो हमारा रिवैल्यूएशन में गया है,
2,20,10,000। और जो न्यू पार्ट था ये 6 लाख का है, ठीक है। न्यू पार्ट 6 लाख का है। ओल्ड पार्ट की इसमें हमें वैल्यू अब गिवन, अब हम 6 लाख वैल्यू नहीं लेंगे। एक पिछले केस में हमने सीधा जो न्यू पार्ट की वैल्यू थी ना वो ले ली थी, पर इस वाले में हमें गिवन है कि इसकी वैल्यू 5,63,333 है। तो हम इसे कैलकुलेट करके अब निकालेंगे। कैलकुलेशन में इसका अमाउंट आ रहा है, ये डेप है, ये जो ये है ना ये डेप है, ये डेप निकाला है हमने। तो डेप माइनस करके हमारा आंसर आ गया। अब हम इस आंसर को माइनस कर देंगे, हम इसे करेंगे माइनस। तो बेसिकली हमने 25 लाख में से, ये 19 लाख था, ये 6 लाख था, 25 लाख हो गया। 25 लाख में से हमने ये अमाउंट माइनस कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई नेट कैरिंग अमाउंट जो होएगा नए एसेट का, वो इतना होएगा 23,12,222। उसके बाद ये थोड़ा इसका वो है कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है कॉस्ट का। प्रोवाइड दैट फ्यूचर जो इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए वो फ्लो करना चाहिए एंटरप्राइज को। कॉस्ट जो है वो मेजर्ड हो जानी चाहिए रिलायबली। ये नॉट एप्लीकेबल किन किन चीज़ों पे AS10 नहीं लगता। बायोलॉजिकल एसेट्स पे नहीं लगता, जैसे लाइफ स्टॉक होते हैं। वेस्टेज लैंड पे लगता है, इस पे जैसे होता है। ये लैंड पे भी नहीं लगता वैसे तो। AS10 मतलब नहीं, AS10 लैंड पे लगता है, डेप्रिसिएशन लैंड पे नहीं लगता। जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो लैंड पे नहीं लगता। बियरर प्लांट्स पे नहीं लगता AS10, इसकी एक्सेप्शंस हैं, इन पे लगता है। यूज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे AS10 लगता है। एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स हैज़ रिमोट चेंज फॉर बीइंग सोल्ड एट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब लंबर, वीट, मेज, राइस, ये जो एग्रीकल्चर वो हैं इन पे AS10 नहीं लगता, ठीक है। अभी थोड़े थ्योरी क्वेश्चन है कि चेंज कर दिया मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का SLM टू। ये चेंज ऑफ एस्टिमेट नहीं है, ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मुझे नहीं पता मैंने कैसे लिखा है, ये चेंज ऑफ एस्टिमेट है, बट ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है। हम पढ़ चुके ना, हमने जैसे इन्वेंट्री का था वैसे इसका है। अच्छा नहीं, चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से था कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल से तुम रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए। वो इसको, वो SLM से इसको चेंज करना वो कह रहा है, वो एस्टिमेट है, चेंज इन एस्टिमेट है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, काटो इसे। उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड में डेबिटेड बिल्डिंग अमाउंट द कॉस्ट ऑफ लैंड ऑन विच द टोटल कॉस्ट बाई डेप्रिसिएशन पे लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है। तो लैंड पे डेप्रिसिएशन इसने लगा दिए गधे ने, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो बात खत्म। इसने ये एरर किया है, इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाई कर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट इज कम्प्लीटेड नवंबर, हाउ द एंटिटी कमेंसेस प्रोडक्शन व्हेन देयर शुड बी कंपनी स्टार्ट चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्जिंग तब स्टार्ट होती है जब वो पुट टू यूज़ होता है। वो अवेलेबल फॉर यूज़, अच्छा नहीं, वो अवेलेबल फॉर यूज़ नवंबर से है। वो अवेलेबल, जब से वो अवेलेबल फॉर यूज़ होता है तब से तुम उसे स्टार्ट कर सकते हो, चाहे तुम पुट टू यूज़ उसे कभी भी कर रहे हो। वो तुम्हारी वही है ना, कैपेसिटी वाला क्वेश्चन। कैपेसिटी वाला क्वेश्चन हो गया ना कि कैपेसिटी उसकी है, तुम उसे या तो प्रॉपर कैपेसिटी में चला रहे हैं तो उसको इंक्लूड थोड़ी कर लोगे तुम। तो वैसे ही डेप्रिसिएशन में है कि तुम अगर उसे, वो तुम्हारे पास आया हुआ है, तुम पे मशीनरी पड़ी है, अब तुम उसे यूज़ नहीं कर रहे मार्च तक, वो तुम्हारी गलती है ना। उस पर ये थोड़ी भाई उस पर डेप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल डेप लगाएंगे। उसमें कंपनी वाइज डिटरमाइनिंग यूज़फुल लाइफ, अब यूज़फुल लाइफ है उसको डिटरमाइन करने के लिए कंपनी को क्या क्या फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस, एक्सपायरी डेट, वियर एंड टीयर, एक्सपेक्टेड यूसेज। इसका मैंने ये बनाया, तू गंदा, तू छी, मतलब ऐसे करके था ये। तो 2U बना रखा है कि टीयर एंड वियर, टेक्नोलॉजी, ये ऑब्सोलेंस, एक्सपायरी डेट और एक्सपेक्टेड यूसेज। ETV W जो भी है तुम बना लेना भाई, हो गया।